गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में 8वां चैप्टर चल रहा था और चैप्टर का नाम था अपने किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर की अपनी 3 क्लास हो चुकी है। आज अपनी चौथी क्लास है। इसके बाद में एक क्लास और होगी, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में अगर कोई सबसे मेन क्लास अगर है तो वो आज की क्लास है। यहां पे आपको दिख रहा होगा रेड में मैंने काफी मोस्ट लिखे हैं, इधर भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में या जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो जमींदारी व्यवस्था से और या फिर मुगल काल की भू राजस्व प्रणाली से। आप पीछे के पेपर उठा के देखो, पीछे के 5-7 साल के पेपर देखो, वहां पे आपको सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वो यही से मिलेगा। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे मैंने आपको यहां मोस्ट के रूप में बता दिए हैं। ठीक है, तो पहले अपने इनको समझेंगे, फिर आपको मैं नोट्स लिखा दूंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का अपना क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और करते हैं भैया, देखो यहां पे मैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, हर वीडियो में मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये सारे क्वेश्चन भैया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो, इनको जरूरी नहीं है आपको आंसर आ ही रहा हो। अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर देने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो, कौन सा आपका नंबर कट रहा है। हो सकता है आपका गलत हो जाए, हो सकता है आपका सही भी हो जाए, लेकिन आंसर दोगे तभी तो सही या गलत होगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो उससे क्या मतलब निकला, समझ रहे हो। ये मैंने पढ़ाया हो भी आपको, किस प्रांत में चावल की 50 किस्में पैदा की जाती थी। मतलब भारत का वह कौन सा प्रांत था जहां पर 16वीं-17वीं सदी में चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। उस प्रांत का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। पहला पॉइंट है अपने जमींदार। देखो आप बुक में देखना, बुक में आप देखोगे जमींदार के ऊपर इस प्रकार से 2-3 पेज से भर दिए हैं, आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पर मैंने जमींदार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आपको पढ़ा रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहले जमींदार कौन थे, क्या थे, फिर जमींदारों की शक्ति के स्रोत क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत क्या थे, जमींदारों का क्या योगदान था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आप देख लो, अमीन या आमिल कौन होता था, भूमि कितने प्रकार की होती थी। ये सारे भैया ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अतः सभी अंत तक वीडियो के साथ में बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं जमींदार। देखो जमींदार का सीधा सा याद रख लो भैया, जमींदार मतलब जिसकी खुद की क्या होती है, जमीन होती है। खुद के पास में विशाल जमीन है और वह उस जमीन का क्या है, मालिक है, उस जमीन का वह स्वामी है, वह क्या कहलाएगा, जमींदार। जमींदार कैसे बने थे ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि पहले कबीलों में रहते थे जंगली, ठीक है, फिर वो कबीलों में रहते थे, कबीलों के सरदार बन गए, सरदारों से वो जमींदार बन गए। ये स्टोरी अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो जमींदार कौन होते, जिनके पास खुद की क्या होती, जमीन होती और वे उसके क्या होते थे, स्वामी या मालिक होते थे। वो कौन होते, जमींदार होते। इन्हें ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। किनको, जमींदारों को। सीधी सी बात है, क्यों प्राप्त थी, क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, इनके पास में काफी प्रॉपर्टी थी, काफी जमीन थी। तो जिसके पास में भैया प्रॉपर्टी होगी, जमीन जायदाद होगी, उसको प्रतिष्ठा सम्मान अपने आप ही मिल जाएगा। आज के टाइम पर देखो आपने सुना होगा कि पैसा जो है वो कहते हैं भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। मतलब जिसके पास में पैसा है उसके पास में सब कुछ है। तो यहां पर जमींदार जो थे, इनके पास में जमीन थी, विशाल जमीन थी, जमीनों के ये मालिक थे। तो जमीनों के मालिक होने से गांव में इनका रुतबा था, इनको सम्मान की दृष्टि से देखा था, प्रतिष्ठा की दृष्टि से इनको देखा था, इनको विशेष सुविधाएं, विशेष आर्थिक महत्व दिया था, विशेष सामाजिक सुविधाएं इनको प्राप्त की जाती थी। अब ये जमींदार जो थे, इनकी प्रतिष्ठा के क्या कारण थे, सीधा सा सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि जमींदारों की प्रतिष्ठा के क्या कारण थे। पहला कारण था इनकी जाति, उच्च जाति के थे ये। दूसरा, इनके द्वारा राज्य को क्या देना, विशेष प्रकार की सेवाएं देना। जो जमींदार होते थे भैया वो राज्य की क्या करते थे, खिदमत करते थे, राज्य को सेवाएं देते थे। सैनिक सेवा दे दी, आर्थिक सेवा दे दी, इस प्रकार की वो सेवाएं देते थे, जिसकी वजह से उनकी क्या थी, एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी। तो यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, जमींदार की प्रतिष्ठा क्या कारण थे। 2 पॉइंट अपने को लिखने हैं। फिर बात करते हैं भैया, जमींदारों के पास स्वयं की विशाल जमीन होती थी और यही इनकी समृद्धि का क्या था, कारण था।
सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि जमींदारों की समृद्धि का, जमींदारों की उन्नति का प्रमुख कारण क्या था, तो उनके पास में क्या होना, विशाल जमीन होना। उस जमीन पे वो स्वयं खेती नहीं करते थे, मजदूरों से खेती करवाते, दिहाड़ी पे मजदूर रखते थे। ठीक है, इन जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर क्या करते थे, काम करते थे। दिहाड़ी मजदूर या तो जो दिहाड़गी के ऊपर काम करे, जैसे 300-400 रुपए इस प्रकार से वर्तमान समय में करते, या पराधीन मतलब जो जमींदार के अधीन होता था, जमींदार ने जिसको पैसे दे रखे वो काम करता था, वो कौन हो गए, पराधीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे ये पूछते हैं भैया, जमींदारों की शक्ति के स्रोत क्या थे, मतलब जमींदार शक्तिशाली कैसे हुए, शक्ति का स्रोत क्या था, उनकी शक्ति किस प्रकार से बढ़ी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, अपने राज्य की ओर से कर वसूलते। कौन वसूलते थे, ये जमींदार। देखो राजा कभी भी कर नहीं वसूलता। अब अकबर था इस टाइम पे, अब अकबर थोड़ी जाएगा हर घर घर के अंदर हर किसान के पास कि तू कर दे कर दे। अकबर क्या करता, अपने नीचे अधिकारी रखता था, वो अपने नीचे रखते थे और उनके नीचे अलग होते थे। इस प्रकार से मतलब एक श्रृंखला होती थी कर वसूलने वालों की। तो गांव में जो व्यक्ति होता था ना कर वसूलने का काम करता, वो कौन होता था, जमींदार होता। तो ये जमींदार क्या करते, राज्य की ओर से कर वसूलते, और जब ये कर वसूल कर राजा को सौंपते थे या अपने से बड़े अधिकारी को सौंपते, तो उसके बदले में इनको क्या दी जाती थी, वित्तीय मुआवजा दिया जाता, मतलब इनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते। तो धीरे धीरे इनके पास में क्या हो गई, विशाल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा कारण, इनके पास में सैनिक संसाधन होना, मतलब इनके पास में सैनिक होते थे, इनके पास में किले होते थे, गढ़ होते थे। ठीक है, इनके पास में सैनिक टुकड़ियां होती थी। सैनिक टुकड़ियां कैसे, जैसे घुड़सवार सेना है, पैदल सेना है, हाथियों की सेना है। तो ये क्या करते थे, इन सेना का प्रयोग जो है वो राजा को सहायता देने के लिए करते थे। तो इसकी वजह से ये क्या हो गए, धीरे धीरे पावरफुल हो गए। तो यहां पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जमींदारों की शक्ति के कोई 2 स्रोत बताइए। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है भैया, जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत की, ये जमींदार वर्ग जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी कि जंगल में लोग रहते थे जिनको जंगली बोलते थे, उनका एक कबीला होता था, उस कबीले का एक सरदार होता था। फिर उन्होंने वहां पे खेती करनी स्टार्ट कर दी, फिर उस खेती के ऊपर जमींदार पनपने लगे। ये पिछली क्लास में मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूं। तो यहां पर अपने बात करते हैं जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत की, जमींदार किस प्रकार से उत्पन्न हुए। तो पहली बात तो ये कि युद्ध में जमींदारों की क्या हुई, विजय हुई। जमींदारों के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई उनमें जमींदारों की क्या होती थी, लगभग विजय होती थी, क्योंकि इनके पास में विशाल संपत्ति होती, विशाल इनके पास में सेना होती। तो युद्धों में विजय होने की वजह से इनका क्या हो गया, एक प्रकार से उद्भव हो गया कि हम तो जमींदार है, हमारी हार नहीं होती है। इस प्रकार से इनका उद्भव हुआ। दूसरा, इनके पास में क्या होना, शक्तिशाली सैनिक सरदारों द्वारा दुर्बल लोगों को बेदखल करना। मतलब जो कमजोर लोग थे, जो असहाय लोग होते थे, उनका ये क्या करते थे, उनको साइड में कर देते, उनको हटा देते थे और खुद क्या बन जाते थे, पावरफुल बन जाते थे जमींदार। मतलब जो सरदार वगैरह होते थे ये क्या करते, जो दुर्बल कमजोर असहाय जो व्यक्ति होते थे, निर्धन व्यक्ति होते थे, उनको साइड में करके उनके जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लेते और अपना एक प्रकार से क्या कर लेते, विकास कर लेते। तो इस प्रकार से जमींदारों की शक्ति का क्या हुआ, उदय हुआ। अब यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, आपको मेन क्वेश्चन ये पूछाता है कि इन जमींदारों का क्या योगदान था राज्य के उद्भव में, या राज्य की शक्ति में जमींदारों ने क्या योगदान दिया, या जमींदारों के योगदान पर प्रकाश डालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर का आ जाए आपको। ठीक है, तो जमींदारों के योगदान का पहला पॉइंट है यह है कि जमींदारों ने कृषि योग्य जमीनों को क्या किया, बसाया। मतलब इन्होंने इस प्रकार की भूमि तैयार की जहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जमींदार जो थे वो बाजार या होट स्थापित करते जहां किसान अपने क्या बेचते थे, फसल बेचते थे। ये जमींदार क्या करते, गांव में बाजार लगाते, कभी कभी जिनको होट बाजार बोलते, साप्ताहिक बाजार लगा दिया, मंथली बाजार लगा दिया। ठीक है, ये बाजार लगाते, वहां पे किसान आते अपनी फसल को और वो जमींदार को बेचकर जाते थे। ये भी इनका योगदान था। थर्ड पॉइंट, जमींदारों के द्वारा क्रय विक्रय से गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। अब जमींदारों के द्वारा क्या किया गया, क्रय विक्रय किया गया, फसल को खरीदा गया, बेचा गया, जमीन खरीदी गई, बेची गई। इस प्रकार के काम करने से क्या हुआ, गांव में मौद्रीकरण मतलब मुद्रा का एक प्रकार से प्रचलन हुआ और वह भी तेजी से बढ़ा। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की फसल भी क्या करते थे, बेचते थे। मतलब अपने खेत में जो फसल होती थी उसको भी वो क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस फसल का उत्पादन जमींदार खुद नहीं करते थे। खेत जमीन जो होती वो जमींदार की होती, लेकिन खेती का काम कौन करते थे, दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर।
इसके अलावा किसानों को सहयोग भी करते थे। देखो जमींदार जो होते वो हालांकि लगभग किसानों का शोषण ही करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर अपने ये भी देखने को मिला है कि जमींदार क्या करते थे, किसानों की सहायता करते। जमींदार और किसानों में एक प्रकार से पारस्परिक समन्वय की भावना होती। जमींदार किसानों को ऋण देते थे, जमींदार किसानों को खेती के लिए उपकरण उपलब्ध कराते थे। तो इस प्रकार से जमींदार क्या करते थे, किसानों की सहायता भी करते थे। ये सारे के सारे भैया मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाए हैं, आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आपको इनको इसी प्रकार से आपको याद करना है। इसी प्रकार से मैं अभी आपको नोट्स लिखा दूंगा ताकि आपके आसानी से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब बात करते हैं भैया भू राजस्व प्रणाली कि मतलब जो मुगल साम्राज्य था उस समय भू राजस्व जानते हो क्या? भू राजस्व का मतलब भू यानी भूमि या जमीन, राजस्व मतलब राज्य का हिस्सा, मतलब जमीन के ऊपर जो राज्य का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, भू राजस्व। प्राचीन समय में क्या होता था, राजा महाराजा जो होते थे उनके द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है, देखो जमीन से प्राप्त होने वाला कर या राजस्व वही क्या कहलाएगा, भू राजस्व। और यहां पे ध्यान रखना यह मुगल साम्राज्य की आर्थिक नींव थी। कौन, भू राजस्व। मतलब मुगल साम्राज्य जो टिका हुआ था वो मुख्य रूप से किसके ऊपर टिका हुआ था, इसी भू राजस्व के ऊपर टिका हुआ था। देखो भू राजस्व प्रबंध के दो चरण थे। पहला चरण कौन सा था, कर निर्धारण, मतलब कर का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया कि आपके ऊपर इतना कर लगेगा, आपको इतना राजस्व जमा कराना है। दूसरा वास्तविक वसूली, वसूली कितनी हुई, समझ रहे हो। अरे जैसे मान लो ये जमीन का टुकड़ा है, इसके ऊपर कर लगा दिया कि आपको 10 रुपए देना है। ठीक है, अब किसान के पास, बेचारे के पास में है ही नहीं, वे कितने जमा करा पाया, 7। तो ये क्या थे, अपने भू राजस्व प्रबंध के दो चरण थे। पहला चरण था कर निर्धारण, मतलब कर का निर्धारण कर दो, कर दिया। यहाँ पे वास्तविक वसूली कितनी हुई, 7 रुपए हुई साहब। ठीक है, तो ये क्या थे, भू राजस्व प्रबंध के दो चरण थे, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। अब यहां पे दो वर्ड आ रहे, जमा और हासिल। क्या है जमा और हासिल? जमा किसको बोलते हैं, निर्धारित रकम को, कि आपने रकम डिसाइड कर दी, मैंने रकम डिसाइड कर दी, आपको 10 रुपए जमा कराने हैं, ये तो हो गया। ठीक है, फिर हासिल, हासिल मतलब आपको मिला क्या, आपको कितने प्राप्त हुए। जैसे अपने कहते हैं ना, अरे तेरे को कितना हासिल हुआ। ठीक है, तो हासिल का मतलब हो गया वास्तव में वसूल की गई रकम है। यहां पे भैया निर्धारित तो कितनी कर दी थी, 10 कर दी थी, ये 10 तो क्या हो गई, जमा हो गई। मिले कितने, 7, तो ये 7 क्या हो गए, हासिल हो गए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछते जमा क्या है, जमा और हासिल में क्या अंतर है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन सब का उल्लेख जो है भैया वो कहां पर हुआ है, आईने अकबरी। ध्यान रखना, इस आईने अकबरी का एक दूसरा नाम भी है, इसे अकबरनामा भी कहा जाता है। और किसने लिखी थी, ये अबुल फजल ने लिखी थी, जिसके ऊपर चर्चा आपने फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। आगे देखो, अकबर के समय भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। अकबर जो था इसके समय भूमि के कितने भाग थे, 4 भाग थे। एक भूमि तो कौन सी होती, पोलज। पोलज किसको बोलते थे साहब, वह भूमि जो सबसे बेस्ट होती, जिसके ऊपर हर साल खेती होती, वह क्या कहलाती, पोलज। दूसरी होती है परती। परती वह होती थी जिसके ऊपर लगातार खेती नहीं होती, एक साल छोड़ दी फिर खेती कर ली, फिर एक साल छोड़ दी फिर खेती कर ली। तीसरी होती थी चाचर। चाचर वह होती जिसके ऊपर 3-4 साल छोड़ के खेती की जाती थी, मतलब इसका उपजाऊपन कम हो जाता था, इस कारण एक बार खेती कर ली, फिर 3-4 साल छोड़ दिया, फिर वापस खेती कर ली, फिर 3-4 साल छोड़ दिया। ठीक है, और बंजर। बंजर वह भूमि होती थी जिसके ऊपर खेती नहीं होती, मतलब 4-5 बार खेती करने के बाद में यह भूमि जो है वो क्या हो जाती थी, अनुपयोगी हो जाती थी, उसके ऊपर कृषि नहीं की जाती। तो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन आता है भैया, अकबर के समय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर, बंजर। सबसे बेस्ट कौन सी हो गई, पोलज, और सबसे घटिया किस्म की कौन सी हो गई, बंजर। अब ये पोलज और परती, इन चारों में 2 ही मेन है। अब इनको, इनकी 3 किस्में थी, इनको भी 3 भागों में बांटा गया था। पोलज परती को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो अच्छी, मतलब पोलज का माने भी एक तो सौंप बढ़िया क्वालिटी की, एक बीज की क्वालिटी की, और एक उनसी खराब। ये इनकी क्या थी, 3 किस्में थी। अब बात आती है कि साहब मुगल काल में जो राजस्व लिया जाता था वो कितना लिया जाता था। तो ध्यान रखना, भू राजस्व जो है वो उपज का 1/3 लिया जाता था, 1/3। जैसे मान लो आपके पास में 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए का 1/3 कितना हुआ, तीसरा हिस्सा कर लो, इसका लगभग 33 पॉइंट समथिंग हो गए,
ठीक है, ये क्या था उस समय भू राजस्व था। आपके पास में 100 बोरी अनाज की होगी, साहब 33 बोरी मान देते हो, ठीक है, ये क्या था भू राजस्व था। तो मुगल काल में भू राजस्व कितना था, 1/3। क्लियर है। अमीन या अमिल गुजार, बहुत बार आता है मुगल काल में अमिल या अमिल गुजार कौन था। यह भैया एक सरकारी कर्मचारी होता था, सीधा सा ध्यान रखो। इसका प्रमुख कार्य क्या था, राजस्व वसूल करना। यह राजस्व वसूल करने वाला एक अधिकारी था, एक सरकारी कर्मचारी था जो मुगल काल में था। ठीक है, राजस्व वसूल करने की प्रणालियां, राजस्व किस प्रकार से वसूल किया जाता था, मतलब जो कर लिया था वो किस प्रकार लिया था। फसल कोई खड़ी फसल पर लेते थे, या फसल को काटने के बाद में लेते थे, या नगद लेते थे, या बाजार में बेचने के बाद में लेते थे, किस प्रकार से लेते थे। तो यहां पर देखो राजस्व वसूल करने की कितनी प्रणालियां थी, 4 प्रणालियां थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पहली प्रणाली कौन सी थी, कणकूत। कौन सी हो गई, कणकूत। कण किसको बोलते हैं, दाना, कूत यानी अनाज, ये शरीकूत यानी अनुमान। ठीक है, तो मतलब जो अनाज होता है उस अनाज का अनुमान लगा लो। पहली प्रणाली देखो, इसको समझना, कणकूत प्रणाली। कण का मतलब अनाज का दाना, कूत का मतलब अनुमान, कि आपके अनाज कितना होगा। साहब जैसे मान लो किसी आदमी के पास में ये जमीन है, अब अपने अनुमान लगा लिया कि हाँ यहां पर इतना के 20 बोरी होगी लगभग, अनुमान लगा लिया। ठीक है, और अनुमान के आधार पर ही कर लगा दिया। वह प्रणाली कौन सी हो गई, कणकूत। ठीक है, दूसरी है भैया बटाई प्रणाली। देखो इनमें सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कणकूत प्रणाली क्या है, बटाई प्रणाली किसको कहते हैं, खेत प्रणाली क्या है, लोंग बटाई क्या है। दूसरी है बटाई प्रणाली। बटाई प्रणाली कौन सी हो गई, फसल को काट कर क्या कर लेना, आपस में बांट लेना। वह कौन सी हो गई, बटाई प्रणाली, कि राज्य का हिस्सा अलग कर दो और किसान अपना हिस्सा अलग कर ले। वह कौन सी हो गई, बटाई। इसमें क्या करते हैं, इसमें खड़ी फसल, क्या खड़ी फसल है, बस फसल को देख लिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फसल को काट कर बांटते हैं। तीसरी है खेत प्रणाली, मतलब खेत को बांट लो, ये खेत हो गया, इसको बांट लो साहब, इधर फसल होगी वो राज्य की होगी, इधर होगी वो किसकी होगी, किसान की होगी। ये हो गई खेत बटाई। चौथी है लोंग बटाई। लोंग बटाई कौन सी हो गई, फसल काटने के बाद उसका क्या बना लेना, ढेर। फसल काट ली, फसल को निकाल लिया, और निकाल के फसल का अपने क्या बना लिया, एक ढेर बना लिया, और उस ढेर को फिर उस ढेर में से क्या कर लो, राज्य का हिस्सा अलग बांट दो, किसान अपना हिस्सा अलग ले जाए। वह कौन सी हो गई, लोग बटाई। क्लियर है, सभी मैं आपको अच्छी तरह से कॉपी में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी के कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब आप कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ जमींदार, और स्पीड से लिखो भैया। लिखो, जमींदार अपनी जमीन के स्वामी होते थे। इन्हें ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और विशेष सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। जमींदारों की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के 2 कारण थे, नंबर 1 जाति, और नंबर 2 इनके द्वारा राज्य को विशेष प्रकार की सेवाएं देना। आगे लिखो, जमींदारों की समृद्धि का प्रमुख कारण इनके पास स्वयं की विशाल जमीन होना था। इस जमीन पर जमींदार स्वयं खेती नहीं करते, इस जमीन पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। अब इसी में हेडिंग लगाओ, जमींदारों की शक्ति के स्रोत। दोनों ऐसे के ऐसे उतार लो भैया, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तीसरा है जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत, दोनों ऐसे के ऐसे उतार लो। ठीक है, फिर इसके आगे जमींदारों का योगदान, इसको भी ऐसा का ऐसा आपको उतारना है। यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं कराऊंगा, ऐसा का ऐसा लिखाऊंगा, इसलिए आप इनको ऐसा का ऐसा सेम टू सेम उतार लो। फिर आप हेडिंग लगाओ भू राजस्व प्रणाली, और इसमें लिखो, जमीन से मिलने वाला राजस्व भू राजस्व कहलाता है, जो मुगल साम्राज्य की आर्थिक नींव थी। संपूर्ण साम्राज्य में राजस्व के आकलन व वसूली के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। दीवान के कार्यालय पर संपूर्ण साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। भू राजस्व प्रबंध के 2 चरण थे, नंबर 1 कर निर्धारण, नंबर 2 वास्तविक वसूली। फिर हेडिंग लगाओ इसमें, जमा।
जमा के आगे लिख लो निर्धारित रकम, फिर हासिल, हासिल के आगे लिख लो वास्तव में वसूल की गई रकम। ठीक है, आगे लिखो, राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना भाग अधिक से अधिक रखने का प्रयास करता था। प्रत्येक प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने योग्य जमीन दोनों की नपाई की गई, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी ब्रैकेट में कर लेना अकबरनामा में किया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अकबर के समय भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 पोलज, और पोलज के आगे डैश करके लिख लो वह भूमि जिसके ऊपर प्रतिवर्ष खेती की जाती। नंबर 2 प्रति, इसके आगे लिख लो वह जमीन जिसके ऊपर 1 साल छोड़कर 1 साल खेती की जाती। नंबर 3 चाचर, चाचर के आगे लिख लो ऐसी जमीन जिसके ऊपर 3-4 साल छोड़कर खेती की जाती थी। नंबर 4 बंजर, इसमें लिखो बंजर भूमि वह भूमि थी जिस पर 5 या 10 से अधिक वर्षों के लिए, बंजर भूमि वह भूमि होती जिस पर 5 या 10 से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई, अर्थात अनुपयोगी भूमि होती थी। आगे लिखो, पोलज और प्रति भूमि की 3 किस्में थी। नंबर 1 अच्छी, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 खराब। फिर आगे लिखो, मुगल काल में भू राजस्व के रूप में 1/3 लिया जाता था। फिर हेडिंग लगाओ अमीन या अमिल गुजार, इसमें लिख लो यह राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता। पैराग्राफ चेंज करो और लिखो मुगल काल में राजस्व वसूल करने की 4 प्रणालियां थी। नंबर 1 कणकूत प्रणाली, कणकूत प्रणाली, इसमें लिखो कणकूत प्रणाली वह होती है जिसमें, कणकूत प्रणाली वह होती है जिसमें अनुमान के आधार पर राजस्व वसूल किया जाता है। इसके अंतर्गत फसल को 3 भागों में काटा जाता। नंबर 1 अच्छी, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 खराब। ठीक है, फिर नंबर 2 लिखो बटाई प्रणाली, इसमें लिखो बटाई प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल काटकर जमा कर लेते और फिर सभी पक्षों की उपस्थिति तथा सहमति से बंटवारा कर लेते। नंबर 3 खेत प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत खेत को बांटकर राजस्व वसूल किया जाता। नंबर 4 लोग बटाई, इसमें लिखो इस प्रणाली में फसल काटने के बाद उसके ढेर बना लिए जाते थे तथा फिर उन्हें आपस में बांट लेते थे। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब अपने इस चैप्टर की एक क्लास और होगी, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके भैया, दैट्स ऑल।